सर इसके साथ साथ काफी मिथ है, जैसे मास्टरबेशन से हम वीक हो रहे हैं या गिल्ट एक रहता है लोगों में मास्टरबेशन का, इसके बारे में मैं जान चुका हूँ। इज मास्टरबेशन हार्मफुल? तो मास्टरबेशन बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, Okay. बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। क्यों? मास्टरबेशन इज अ वे टू रिलीव योरसेल्फ, फिजिकली तो है ही, साथ ही मेंटली भी, और साथ ही आपको ग्रेटिफिकेशन मिलती है। और ग्रेटिफिकेशन दरअसल इतना ज्यादा ऊंचे लेवल का ग्रेटिफिकेशन है या खुशी है या सेंसेशन है जो आपने और किसी में पाया नहीं है, तो ये एडिक्शन बन जाती है। बात समझे आप? तो किसी ने 12, 15, 18 साल में मैस्टरबेट करना शुरू किया, अलग अलग पोस्चर्स में अलग अलग तरीकों से मैस्टरबेट शुरू किया, उसको वो अच्छा लगा, उसी में लग गया। तो देखने को आता है लोग अलग तरह से मैस्टरबेट करते हैं, पुरुष हो स्त्री हो, और जब उनको वो स्टिमुलस आया तो उनकी वो एक तरह की धुन बन जाती है, आदत बन जाती है। फिर पता चला कोई हफ्ते में 2 बार कर रहा है, कोई दिन में 10 बार कर रहा है, अपनी अपनी है इसमें। तो आप इतने फ्री हैं क्या कि 10 बार मैस्टरबेशन कर रहे हैं वगैरह वगैरह। कहने का मतलब ये है। तो मैस्टरबेशन इज नॉट हार्मफुल, पर मैंने कहा था टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो अगर टू मच ऑफ एनीथिंग मतलब भाई कंसंट्रेशन कहाँ है? आपने 24 घंटे आप फोनोग्राफी देखे जा रहे हैं, 24 घंटे आप कुछ और में लगे हुए हैं। तो कोई चीज को इतना संभाल के रखे, हर चीज का टाइम होता है, ब्रेकफास्ट का टाइम ब्रेकफास्ट, लंच का टाइम लंच, डिनर का टाइम डिनर। बट ऐसा जो लोग मानते हैं कि वीकनेस आती है बॉडी में, ऐसा कुछ साइंस कुछ बताता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं बताता। देखिए, आप शादीशुदा होने के बाद आप परफॉर्म करते हैं अपने पार्टनर के साथ, शुरू में आप 2 बार 5 बार परफॉर्म करते हैं, फिर हफ्ते में 3 बार करते हैं, फिर उसके बाद हफ्ते में 1 बार करते हैं। कहाँ वीकनेस? ये मैस्टरबेशन हो या सेक्सुअल एक्टिविटी हो, ये आपकी कुछ प्रोडक्ट जो बॉडी में बन रही है उसको निकाल रही है। मिसाल के तौर पे कोई 18, 20, 25, 50 साल का है और मैस्टरबेट नहीं करता, सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करता, वो क्या लेके आता है? वो बोलता है मेरा स्वप्न दोष होता है, रात को मेरा गीला हो जाता है। अरे भाई, 1 चम्मच बन रही है, 10 चम्मच बन रही है, इसको आप निकाल नहीं रहे हो तो किसी बहाने निकलेगा। वो कब निकलेगा? अब ये जो जगे हुए हैं सारे स्फिंक्टर्स टाइट है, लेकिन जब आप सो जाते हो सारे स्फिंक्टर लूज होते हैं। किसी के मुंह से लार निकल सकता है, किसी गलती से यूरिन, रात को पेशाब निकल सकती है, वैसे ही ये स्फिंक्टर लूज हो सकता है और कुछ सेमेन निकल सकता है। तो घबरा के अगले दिन आते हैं, मेरे को स्वप्न दोष हो गया, इसको नाइट फॉल कहते हैं। तो नाइट फॉल की ट्रीटमेंट है मेरे पास। एक ट्रीटमेंट है, अगर आपके पास 1 चम्मच में 1 प्याली पानी है तो चम्मच तो खाली करना पड़ेगा। तो आप अगर सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, अगर आप मैस्टरबेट नहीं कर रहे, तो वो सेमेन तो बन ही रहा है, आप पुरुष है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली करना। तो ऐसे खाली है वैसे खाली करना, मतलब बहुत से लोग हैं जो शादीशुदा नहीं है, जो सिंगल हैं, जो धार्मिक है, खाली नहीं करते, उनको स्वप्न दोष होता है, पर ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। तो आज आपकी प्लेटफॉर्म से अवेयरनेस ज्यादा जरूरी है। ट्रीटमेंट तो मैं करूंगा जो हिपोक्रेटिक ओथ में हमें सिखाया गया था, जिसको हम पादान चढ़ते गए, और पिछले 25 साल से यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी, सेक्सोलॉजी जो बोली है मैं करता हूँ। एक तरफ किडनी की ट्रीटमेंट, एक तरफ प्रोस्टेट की, एक तरफ सेक्सुअल, एक तरफ यूरिनरी, एक तरफ पुरुष स्त्री ट्रांसजेंडर्स। तो मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं राइट अप्रोच टू राइट इंडिविजुअल हूँ, और वही राइट चीज बताऊं कि हर किसी का बॉडी सेम नहीं है। आपका नाम वही रहेगा, आपकी बॉडी बदल रही है ना। मैंने कहा ये कंप्यूटर बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए आपकी एक्सपेक्टेशंस को मैच करने के लिए थोड़ी सच्चाई में जाने की जरूरत है। जो मिथ्या है, मैस्टरबेशन से 2 चीज याद आती है। एक तो आया कि आपको स्वप्न दोष या नाइटफॉल होता है, वो गलत नहीं है, वो आपकी बॉडी की पार्ट है, आप रोक नहीं सकते। जैसे बच्चे 6 से 15 साल के बीच में बेड वेटिंग कर रहे हैं और माता जी सो रही हैं, जब खांसी हुआ तो बच्चे को दिखाया डॉक्टर को, लेकिन हर रात बेड वेटिंग कर रहा है, उसको ठीक क्यों नहीं कर रहे? इसे एन्यूरेसिस कहते हैं। अगर इसे ठीक कर लें आज, तो 15 साल में लड़का हॉस्टल को जाने को तैयार होगा, लड़की 22 साल में शादी करने को तैयार होगी। वरना क्या होगा? हर रात बेड वेटिंग करे जा रहे हैं। तो आपने विशियस साइकिल को ब्रेक नहीं किया, बहुत जरूरी है। वैसे ही मैस्टरबेशन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे धात सिंड्रोम कहा जा रहा है ना। और धात सिंड्रोम के नाम पे इतनी कुछ, आप हर कोई इंटरनेट गूगल में बैठ के देखा जा रहा है। मैं वही चीज कह रहा था, स्वप्न दोष वाली। कुछ लोग कहते हैं कि जब मैं बहुत जोर लगाता हूँ संडास में, हमें धातु दिखता है, तो पेशाब में कुछ धातु दिख रहा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आप सेक्सुअली एक्टिव है क्या? मैस्टरबेट करते हैं क्या? नहीं, हम तो करते नहीं, हम तो दूर रहते हैं सब चीजों से। तो अगर दूर रह रहे हैं और यूरिनरी और सेक्सुअल पैसेज एक ही है, धातु इधर से आता है, पेशाब यहाँ से आती है। अब अगर वहां बहुत ज्यादा धातु है, कलेक्टेड है सेमिनल वेसिकल्स में, और आपने बहुत जोर लगाया, स्क्वीज किया, तो कुछ ना कुछ निकलेगा। और कब निकलेगा? जब आप मोशन में बैठे हुए हैं, लास्ट के फ्यू ड्रॉप्स पेशाब के बाद धातु ही दिखेंगे। स्पॉन्टेनियसली आपको बहुत धातु दिखेगा, सफेद हो या स्टिकी हो, या फिर आप बहुत जोर लगा रहे हैं। तो धात सिंड्रोम एक इस तरह की एंजाइटी डिसऑर्डर हो गई है, जिसमें धात देखा तो घबरा गए, और ये बेचारा आदमी या लड़का बहुत दूर अपनी जिंदगी से कहीं फुटपाथ में जाके घबराया हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ, दवाई पे दवाई, इंटरनेट पे इंटरनेट, बाबा जी पे बाबा पे जाया जा रहा है कि मैं तो कमजोर होता जा रहा हूं, मेरी धात निकल जा रही है। अरे वो धात निकलने के लिए बना हुआ है, उसे आप एक्टिवली निकालो या सैडली पैसिव निकल रहा है। पैसिव निकल रहा है बिकॉज आप उसको निकाल नहीं रहे हो, वो स्क्वीज होकर निकल रहा है जब आप प्रेशर लगाते हो। तो धात सिंड्रोम एक तरह की ऐसी चीज है जिसके लिए मैं जागरूक करना चाहता हूं कि घबराहट बहुत होती है। मैं धात को बंद कर सकता हूं, देखो आता है, दवाइयां हैं मेरे पास उसके लिए, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। तो कुछ लोग को एंजाइटी के लिए कुछ समय के लिए धात को शांत कर देते हैं,
लेकिन आपको ये बताना तो है कि धात सिंड्रोम एक तरह की इफेक्ट है जिसमें आप अब तो विशियस साइकिल में घुस गए हो, वो स्लिपरी स्लोप में गए जहां स्लिप करते करते जाएंगे। अब दवाई से उसको बंद कर देते हो धातु को, ताकि उनका एंजाइटी, मिसाल के तौर पे एंजाइटी कम हो जाती है ना, ये हर दिन सुबह से रात कल धातु निकल रहा है, मैं धातु को शांत कर दूं, जब निकालना है तो निकालेंगे, उस तरह का पॉसिबल है। तो ये सबकी दवाइयां हमारे पास हैं, लेकिन हम दवाइयों को बड़ी तरीके से देते हैं। हम धात सिंड्रोम का ट्रीटमेंट दवाई नहीं बोलते, बोलते कि आपने मेंटल पहले अपने को कंफर्टेबल फील करो, धात बनाए निकलने के लिए, थूक अंदर जाना चाहिए, थूक बाहर निकल रहा है मतलब कुछ कारण है ना, या कुछ ब्लॉक है। आंसू जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं ना, कभी कभी आंसू अंदर जाते हो तो आपको मुंह में थोड़ा नमकीन लगता है ना, है कि नहीं? तो हर चीज का विधि बना हुआ है, डायरेक्शन बना हुआ है, और डायरेक्शन को उल्टा ना होने पाए। मतलब मिसाल के तौर पे सागर जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमने प्रोस्टेट की सर्जरी की किसी में 50, 60, 70, 80, 90 साल की उम्र में, जहां प्रोस्टेट बढ़ के पेशाब के रास्ते को धीरे धीरे ब्लॉक कर रहा है, दवाइयां काम नहीं आ रही, और ये सब सोए जा रहे थे, दवाई खा रहे थे, मिल नहीं रहा था। इनको जब ऑपरेट करते हैं तो अवश्य उनको पता होना चाहिए, या बताते हैं, बहुत बार नहीं भी बताते हैं, कि हमने प्रोस्टेट को जब निकाला, प्रोस्टेट एक जंक्शन पे है जहां यूरिनरी और सेक्सुअल पैसेज मिलते हैं, तो होता क्या है, आपको रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो सकता है। आपने सेक्सुअली परफॉर्म किया, ऑपरेशन के बाद एक महीने के बाद सब कुछ घाव भर गया, पेशाब खुल के आ रही, चलो काम हो गया। उस समय जब आप परफॉर्म करते हैं तो अच्छा धातु आया नहीं बिल्कुल, अरे ये क्या हो गया डॉक्टर साहब? अरे भैया, हमने जो ऑपरेशन की प्रोस्टेट की, उसमें प्रोस्टेट को पूरा निकाल दिया। आपकी जो धातु उस डायरेक्शन में आती है, अब क्योंकि यहाँ प्रेशर बिल्कुल कम हो गया, वो डायरेक्शन में आते हुए ब्लैडर में चले जाती है। यूरिनरी ब्लैडर में गई तो घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ हमारे पास दवाइयां हैं प्रोस्टेट की जिससे रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है, लोग घबरा जाते हैं, सर मैं धातु नहीं दिख रहा, आपने दवाई दी, मेरा पेशाब तो खुल के आ रहा है, पर धातु कहाँ चला गया? धातु कहीं गया नहीं, धातु डायरेक्शन बदल गया। पहले जा रहा तो उस डायरेक्शन में बाएं, अब चला गया दाएं, अब ब्लैडर में गया, सुसु में निकलेगा। आपको ऑर्गेजम आ रहा है ना, आप सेक्सुअली केपेबल हो, परफॉर्म कर पा रहे, खुश होना, सिंपल से। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है जागरूकता, ये जागरूकता नहीं है, आपकी जितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है और ये मंच पे इतने लोग हैं, सबको पता चले कि यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट से मिलना ही मिलना है। कोई बॉम्बे में है तो आके मेरे साथ मिलने, बड़ी भीड़ भाड़ है, लेकिन डॉक्टरों से मिले, और ये बहुत जरूरी है। और इस तरह के पेशेंट्स में बीच में कुछ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोस्टेट भी निकाला था ना, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था, आपने सर्जरी की थी, कोकिलाबेन में ही की थी ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रोस्टेट की जो सर्जरी करता हूं मैं, वो उन लोगों के लिए करता हूं जिनमें दवाइयों से हम प्रोस्टेट को श्रिंक नहीं कर पा रहे, प्रोस्टेट पेशाब के रास्ते को धीरे ब्लॉक करता जा रहा है, जैसे दरवाजा बंद होता जा रहा है, पेशाब की फ्लो घटती जा रही है, रुक रुक के आ रही है, ड्रॉप आ रही है। एक दिन पेशाब बंद हो गई, पेशाब का पाइप लग गया, फिर कोई गोरखपुर से, कोई नागरकोइल से, कोई आगरतला से, कोई बॉम्बे से आता है, मेरा पेशाब का पाइप लगा है, पाइप निकल नहीं पा रहा है, डॉक्टर पाइप निकाल रहे हैं, हम दवाई 2 साल 10 साल से खाए जा रहे थे। हुआ क्या है, प्रोस्टेट बढ़ते बढ़ते अंदर से रास्ते को ब्लॉक कर रही, भले प्रोस्टेट 40 ग्राम का हो या 200 ग्राम। हम 2 अलग तरीकों से ऑपरेट करते हैं, एक पेशाब के रास्ते दूरबीन से, जिसको हम TURP कहते हैं, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, लेजर से, और दूसरा है जो बहुत बड़े बड़े ग्लैंड है, मेरे पास 150, 200, 300, 400, 500 ग्राम के ग्लैंड भी आते हैं। उतनी बड़ी ग्लैंड को आपको पतली पेशाब की नली से निकालना मुश्किल होता है। तो आपने जिस सर्जरी की बात की, वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग सर्जरी था, 550 ग्राम का प्रोस्टेट। एक सज्जन है जो पिछले 10 साल से दवाई खा रहे थे, और प्रोस्टेट की दवाई बहुत से लोग इस देश में खाए जा रहे हैं, पता नहीं क्यों खाए जा रहे हैं। हमें खाते वक्त ये भी देखना है कि दवाई से इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम प्रोस्टेट की दवाई खा रहे हैं, मैं डॉक्टर, हमारे जनरल प्रैक्टिशनर, मैं फैमिली डॉक्टर, मैं यूरोलॉजिस्ट दवाई तो खिला रहे हैं, पर दवाई से हमारी पेशाब खुल के आ रही है क्या? हमने इसे चेक किया है क्या? तो ऐसी ये भी साहब सज्जन थे जो दवाई खाए जा रहे थे, कभी कोई चेक तो कराते नहीं थे। प्रोस्टेट जो नॉर्मली 10, 15, 20 ग्राम की हो रही थी, बढ़ती है तो 30, 40, 50, 60, 70, 80, जो भी, वो हम ग्राम उतना नहीं देखते जितना देखते रुकावट कितना कर रही है, जिसे मैं टेस्ट से पकड़ लेता हूँ। तो मेरा मानना था कि इनकी 550 ग्राम की ग्लैंड थी, ये एक दूसरे शहर से रेफर होकर आए थे कई डॉक्टरों को दिखाने के बाद, कि हम ये रोबोटिक सर्जरी करते हैं जहां प्रोस्टेट को दूरबीन के रास्ते रोबोटिकली, या तो कैंसर प्रोस्टेट हो या ये बेनाइन प्रोस्टेट हो। तो बेनाइन प्रोस्टेट था जो 550 ग्राम का सबसे बड़ा प्रोस्टेट माना जाता है जो दुनिया में निकाला गया, जिससे हमने प्रोस्टेट को अंदर से ही निकाल दिया। तो अंदर से निकाल लिया, अब इनकी पेशाब फराटेदार हो रही है जैसे बचपन में। मिसाल के तौर पर जब मैं छोटा था तो मेरी पेशाब दीवार तक जाती थी, मैं दीवार में पेंट कर सकता था। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, 40, 50, 60 में हर पुरुष का पेशाब का फ्लो घट रहा है। वो मानने को तैयार नहीं है, वो तब मान पाएगा जब उसकी फ्लो क्रिटिकल लेवल से घट जाएगी, या फिर जब पब्लिक टॉयलेट जाता है, लोग उसके सामने पेशाब करके चले गए, ये अभी शुरू ही नहीं कर पाए, हेजिटेंसी, या कर रहे हैं और बहुत टाइम लग रहा है खाली करने में, पतली धार आ रही है, करने के बाद ये पेशाब पूरा खाली नहीं हो रहा है। बात समझे आप? तो ये यंग एज में भी हो सकता है, ये मेरी आपकी उम्र में पॉसिबल है, होता है। तो बहुत यंग लोग आते हैं, पेशाब खुल के नहीं आता, प्राइमरी ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन, जहां प्रोस्टेट है वहीं ब्लैडर नेक, और ब्लैडर नेक बचपन में ही कम एज पे ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो पेशाब आता नहीं, दवाइयां खा रहे हैं, खुल के नहीं आ रहा है। हम जो टेस्ट करते हैं यूरोफ्लोमेट्री,
यूरिन की फ्लो कितनी खुल के आ रही है जब हम कंप्यूटराइज टॉयलेट में पेशाब करते हैं, पता चला पेशाब खुल के नहीं आ रही है, रुक रुक के आ रही है, पतली धार आ रही है। होता है। तो एक टेस्ट होता है। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ईसीजी करते हैं, बोलते हैं आपका हार्ट अच्छा है, चलो भाई घर जाओ। आपकी ईसीजी अच्छी नहीं है, चलो भाई अभी एंजियोग्राफी करो, स्ट्रेस टेस्ट करो। वैसे यूरोलॉजिस्ट क्या करते हैं, आपके बारे में जानने के लिए, आपकी पेशाब खुल के नहीं आ रही, आपके प्रोस्टेट बड़ी हुई है, हेल्थ चेकअप में वगैरह वगैरह, हम कहते हैं आप जब आए तो आपको हम जब प्रोस्टेट की जांच करें उससे पहले आप एक टेस्ट करेंगे, यूरोफ्लोमेट्री। मेट्री मतलब मेजरमेंट, फ्लो मतलब स्पीड, आपकी धार कितनी अच्छी है। नॉर्मल ये है बेल शेप्ड कर्व, आपकी कर्व कितनी पतली होती जा रही है, धार कितनी स्लो हो रही है, कितना टाइम लग रहा है, और सचमुच पूरा खाली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अल्ट्रासाउंड एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, लेकिन जो टेस्ट मैं मांग रहा हूँ यूरोफ्लोमेट्री, वो आपकी रिपोर्ट कार्ड है। आप कितने लायक स्टूडेंट हो, आपकी रिपोर्ट कार्ड देख के टीचर बोलती चलो अच्छे हो कि नहीं। मतलब ऑलमोस्ट सबको तो करा ही लेनी चाहिए एक बार टेस्ट। तो आप 40-50 साल के बाद प्रोस्टेट बढ़ रहा है, एक तरफ जो पूरी टॉपिक हमने छेड़ी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन स्लोली बढ़ रहा है। हम डॉक्टर को बताने में शर्माते हैं, हमारी पार्टनर बहुत बार हमें खींच के लाती हैं, बहुत बार हमारे हार्मोन्स घटते हुए हमारा अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन हो ही नहीं रहा है, हमने मन मर्जी कोई दवाई खा ली। अब बहुत से लोग क्या करते हैं सागर जी, दुकान से आके दवाई खरीद के ले आए, सेक्स करना है, उसके आधे घंटे पहले दवाई खा ली। आपको एग्जाम देना है तो एग्जाम हॉल के बाहर बैठ के थोड़ा पढ़ाई करेंगे, आप हर दिन पढ़ाई करेंगे, जब एग्जाम पास होना दे देंगे, हर दिन एग्जाम पास होते रहेंगे। तो ये जो आप दवाई खा के परफॉर्म करते हैं, ये गलत है। यूरो एंड्रोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं, आपको एसेस करते हैं, आपकी मेंटल असेसमेंट भी करते हैं, एंजाइटी कितनी ज्यादा है, इसके लिए बहुत मुश्किल है, पार्टनर भाग गई, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो असेसमेंट के बाद आपको दवाइयां उस खुराक में देते हैं, जो खुराक में आप कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो कोई टाइम लिखा हो, अभी परफॉर्म करना, 12 बजे करना, सुबह दोपहर में 2 बजे। तो मेरे लिए बहुत जरूरी है ये चीज आप तक पहुंचाऊं कि एंजाइटी ना रखें, हमारी बॉडी बदल रही है, हम इसको रोक नहीं पाएंगे, समय बदलता जा रहा है, हमें देखा कि 2026 के 4 महीने खत्म होने को आ गए। सही बात। तो समय आप रोक नहीं पाएंगे, इस समय के साथ बॉडी बदलेगी। हमारा काम है इस बॉडी को हम उसके आधार पे पॉलिश करते रहें, वो यूरिनरी प्रॉब्लम हो, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो, हमारी लाइफस्टाइल हो, हमारा खाना पीना, हमारा काम और हमारी प्रमोशन, सब कुछ को हमें बैलेंस करना पड़ेगा।